जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं एडवोकेट रामराज दांगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वन लाइनर न्यूज़ के इस चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नामांतरण की कोई व्यक्ति किसी संपत्ति जो कृषि संपत्ति है मध्य प्रदेश में वो अपना नामांतरण उस संपत्ति पर किस प्रकार से करा सकता है। नामांतरण का मतलब होता है अपने नाम का उस संपत्ति में किस प्रकार से वो है नाम को दाखिल करवा सकता है, अपने नाम को सरल भाषा में कहें तो चढ़वा सकता है उस संपत्ति पर। तो ये सब नामांतरण कहलाता है। दोस्तों, नामांतरण की जो प्रक्रिया है और किस प्रकार से नामांतरण करा सकते हैं, कहाँ पे आवेदन देना होगा और नामांतरण में कितना समय लगेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और जो है वो इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है नामांतरण। तो समझते हैं नामांतरण सबसे पहले होता क्या है। नामांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति पर कोई हक अर्जित करता है, अर्थात कोई अधिकार प्राप्त करता है, जो कई प्रकार से संपत्ति पर हक प्राप्त कर सकता है, जैसे विक्रय क्रय द्वारा या पट्टा द्वारा या किसी प्रकार से बंधक द्वारा, जिसमें वह संपत्ति पर हक या अधिकार प्राप्त करता हो, उस संपत्ति पर आपका अपना जो है नामांतरण के द्वारा अपना नाम दाखिल करवा सकता है। और यही नाम दाखिल करवाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो नामांतरण कहलाती है। अब दोस्तों, नामांतरण को अगर हम सरल भाषा में समझें, मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँ तो किसी संपत्ति पर अगर कोई अधिकार प्राप्त किया, कोई संपत्ति आपने खरीदी है, किसी प्रकार अन्य प्रकार से उस संपत्ति पर आपने कोई हक प्राप्त किया है, तो उस पर आप अपना नाम दाखिल करा सकते हैं जाके। यही नामांतरण कहलाता है। दोस्तों, जो नामांतरण की प्रक्रिया है मध्य प्रदेश में वो कैसे है और किस एक्ट के तहत ये प्रक्रिया जो है चलती है, तो इसके बारे में दोस्तों बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि भूमि से संबंधित जो अधिनियम है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड रेवेन्यू कोड, MPLRC भी इसका शॉर्ट फॉर्म है, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड जिसको कहते हैं, और ये 1959 में आया था। तो इसके बारे में, नामांतरण के बारे में ये एक्ट बताता है कि जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति है वो कृषि भूमि का नामांतरण किस प्रकार से करा सकता है। नामांतरण की जो प्रक्रिया है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता यानी इंग्लिश में मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 109 और 110 के तहत होता है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, मध्य प्रदेश का जो अधिनियम है, इसकी धारा 109 और 110 के तहत जो है नामांतरण की जो प्रक्रिया है, जो नामांतरण की प्रोसेस है, वो इन दो धाराओं के तहत पूरी होती है। तो ये दो धाराएं क्या कहती हैं, इनके बारे में हम जानते हैं आगे। धारा 109 कहती है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी कृषि भूमि पर कोई हक अर्जित करता है यानी कोई हक प्राप्त करता है, तो उसकी सूचना वह संबंधित अधिकारी को 6 महीनों के भीतर देगा। दोस्तों, धारा 109 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति प्राप्त की है या कोई हक उस पर अर्जित किया या कोई संपत्ति खरीदी है और अगर उस पर व्यक्ति वह नामांतरण कराना चाहता है, तो उसको 6 महीने के भीतर जो है नामांतरण की या संपत्ति पर हक अर्जित करने की सूचना जो है वो संबंधित अधिकारी को देनी होगी। अगर व्यक्ति नाबालिग है या अन्य किसी कारण से सक्षम ना हो तो फिर सूचना कौन देगा, तो इसके बारे में भी इस एक्ट में जो है प्रावधान दिया गया है, वो भी धारा 109 ही बताती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नाबालिग है और सक्षम नहीं है, तो उस व्यक्ति की ओर से ऐसा व्यक्ति भी जो है सूचना दे सकता है, जो या तो उसका भार साधक हो या संरक्षक हो या पालन पोषण करता हो या कोई रिश्तेदार हो जो उसकी देख रेख करता हो, जो कोर्ट ने भी जिसको अगर मान लीजिए किसी का संरक्षक नियुक्त किया है तो वो भी उसकी ओर से जो है सूचना संबंधित अधिकारी को संपत्ति के हक अर्जित करने की जो सूचना है वो दे सकता है। अब सूचना किन अधिकारियों को दे सकते हैं, इसके बारे में भी धारा 109 बताती है। अगर ऐसी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है तो व्यक्ति अपने पटवारी या तहसीलदार को जो है इसकी सूचना दे सकता है कि हाँ उसके ने कोई हक प्राप्त किया है और वो उसका नामांतरण कराना चाहता है। दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र मतलब गाँव की भूमि है, उसमें जो सूचना देनी होगी वो तहसीलदार या पटवारी को देनी होगी, या कोई सरकार ने अन्य अधिकारी नियुक्त किया है तो उसको भी ये सूचना दे सकते हैं। अब अगर भूमि शहर में है तो शहर का जो सर्वेक्षण अधिकारी है उसको ये सूचना दे सकते हैं, या फिर तहसीलदार को भी ये सूचना आप दे सकते हैं। आगे ये कहता है कि सूचना प्राप्त होने पर वह अधिकारी क्या करेगा जिसे सूचना प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये धारा आगे बताती है, 110 बताती है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सूचना जो है अधिकारी को दी गई है तो वह अधिकारी क्या करेगा जिसको ये सूचना प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, वह अधिकारी क्या करेगा
कि ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वह सबसे पहले अपने रजिस्टर में उसको दाखिल करेगा और 30 दिनों के भीतर जो है वो तहसीलदार को भेजेगा। दोस्तों धारा 110 कहती है इसमें सीधा प्रावधान है और स्पष्ट ये धारा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को जो द्वारा कोई सूचना किसी अधिकारी को दी गई हो, तो वह अधिकारी जो सरकार के द्वारा उसको रजिस्टर दिए गए सबसे पहले तो उसमें दर्ज इस सूचना को करेगा और 30 दिनों के भीतर जो है तहसीलदार को ये सूचना को भेजेगा। तहसीलदार सूचना प्राप्त होने पर क्या करेगा? दोस्तों तहसीलदार सूचना प्राप्त होने पर क्या करेगा इसके बारे में भी जो है धारा 110 कहती है कि तहसीलदार को पटवारी या अन्य अधिकारी या स्वयं किसी पक्षकार द्वारा आवेदन सूचना मिलती है तो वह 15 दिनों के भीतर उसको केस के रूप में दर्ज करेगा और उसकी सूचना संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को देगा जो उस कृषि भूमि से हितबद्ध हैं और साथ साथ वह सूचना बोर्ड पर भी उसको चस्पा करेगा। इसको अगर सरल भाषा में समझें तो दोस्तों क्या है, तहसीलदार को अगर ये सूचना प्राप्त होती है चाहे वो पटवारी या अधिकारी की तरफ से प्राप्त होती है या किसी व्यक्ति की ओर से उसको डायरेक्ट आवेदन किया गया है, तो वो सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जो है उसको जो है केस के रूप में दर्ज करेगा और केस के रूप में दर्ज करने के बाद जो उस प्रॉपर्टी से संबंधित व्यक्ति हैं यानी उस संपत्ति से या उसके कोई परिवार के व्यक्ति हैं जिसकी प्रॉपर्टी के लिए नामांतरण किया गया या जो ज़मीन खरीदी गई है उस व्यक्ति से उसको भी नामांतरण की सूचना देगा और सूचना देने के बाद वो तहसील कार्यालय के बोर्ड जो होता है, सूचना बोर्ड होता है, उस पर भी जो है नामांतरण की सूचना को जो है चस्पा करेगा यानी चिपकाएगा। नामांतरण अगर अविवादित है दोस्तों, अगर नामांतरण अविवादित है तो मतलब अगर नामांतरण पर किसी प्रकार का कोई जो है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है या उस नामांतरण का विरोध नहीं किया गया है तो उसकी जो कार्रवाई है वो 30 दिनों के भीतर जो है तहसीलदार के द्वारा जो है आदेश पारित किया जाएगा और आदेश पारित होने के बाद पूर्ण कार्रवाई 2 महीने के भीतर समाप्त करनी होगी। मान लीजिए कि आदेश तो वो 30 दिन के भीतर जो है तहसीलदार के द्वारा दिया जाएगा और 30 दिनों के बाद भी जो नकल से लेके जो केस बंद करने तक की जो प्रक्रिया है वो अधिकतम 2 महीने के अंदर जो है तहसीलदार महोदय को समाप्त करनी होगी। अब अगर नामांतरण विवादित है और किसी व्यक्ति द्वारा या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उस नामांतरण का विरोध किया गया है तो अभी नामांतरण का जो आदेश है वो 5 महीने के भीतर जो है तहसील महोदय द्वारा दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर उसको पूर्ण रूप से जो नामांतरण की जो कार्रवाई है वो समाप्त की जाएगी। अगर निश्चित समय में नामांतरण नहीं हो पाता है तो क्या प्रक्रिया है दोस्तों? तो उसमें क्या है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर जो निश्चित समय किया गया है और निश्चित समय में जो नामांतरण की प्रक्रिया वो समाप्त नहीं होती है, जैसे कि अगर नामांतरण अविवादित है तो 2 महीने और अगर विवादित है तो अधिकतम 6 महीने, तो इस बीच के समय के बाद भी अगर नामांतरण की जो प्रक्रिया है वो समाप्त नहीं हो पाती है और जो प्रकरण जो है लंबित रहता है और तहसील जो न्यायालय है उसमें लगा रहता है, तो इसकी सूचना जो तहसीलदार महोदय द्वारा कलेक्टर महोदय को पहुंचानी होगी। अब क्या आदेश जो किया जाएगा उसकी प्रतिलिपि मतलब नकल पक्षकारों को देने की कोई फीस जो है तहसील कार्यालय द्वारा ली जाएगी? तो इसके बारे में धारा 110 कहती है कि ऐसे सभी आदेश की प्रतियां पक्षकारों को 30 दिन के भीतर जो है निःशुल्क दी जाएंगी और ना देने पर उसका कारण जो है लिखित में एसडीएम और एसडीओ एक ही चीज़ होती है। एसडीएम सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट होता है जो कि क्रिमिनल प्रकरणों को सुनता है और इसको राजस्व विभाग में अगर सिविल केस में इसको एसडीओ कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, और अगर इसको हिंदी में कहें उपखंड अधिकारी जो होता है तहसील न्यायालय का, उसको ये सूचना देनी होगी कि उसने 30 दिनों के भीतर जो है पक्षकारों को जो आदेश की प्रतियां हैं वो निःशुल्क क्यों नहीं दी हैं और किस कारण से नहीं दी, इन सब कारणों के सहित उसको जो है उपखंड अधिकारी को सूचित करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, नामांतरण के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।